सो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का जो चैप्टर है, इसमें कुछ स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हैं, जैसे कि कंसेप्ट क्या होता है पावर फैक्टर का। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पावर फैक्टर। फर्स्ट टॉपिक ये है, इसको नोट कर लो। कंसेप्ट कंसेप्ट ऑफ पावर फैक्टर, ये फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका। इसमें सेकंड टॉपिक दिया हुआ है जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं लो पावर फैक्टर की वजह से, उसके बारे में दिया हुआ है। हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट ड्यू टू लो पावर फैक्टर। फिर थर्ड इसमें आता है कॉजेस ऑफ लो पावर फैक्टर, कॉजेस ऑफ लो पावर फैक्टर। लो पावर फैक्टर होने के क्या कारण होते हैं, ये इसका नेक्स्ट है। आफ्टर दैट इसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, या यू कैन से मेथड्स, इंप्रूवमेंट मेथड्स। तो ये जो चार टॉपिक है, इससे आता है यूईपी चैप्टर 5, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। इसमें आपका 15 मार्क्स रहता है, और इन 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 20 का भी आ जाता है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। अब जो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की टेक्निक्स है, इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो होता है सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर। इसको पूछा जाता है 5 से 10 नंबर का। फिर इनमें से एक कंबाइंड क्वेश्चन किया जाता है हमेशा, वो 5 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें आते हैं न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स आएंगे इसमें बेस्ड ऑन पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो हम इसको 4 लेक्चर में कवर करेंगे। तो वो 4 लेक्चर्स में से आज जो है वो पहला लेक्चर होगा। इसमें हम बेसिक्स को समझेंगे, और लो पावर फैक्टर का क्या कॉज है इसको समझेंगे, और उसके कारण क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। हार्मफुल इफेक्ट को आप क्या बोल सकते हो, डिसएडवांटेज भी कह सकते हो। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में क्या क्या हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं लेक्चर 1 में, वो मैं आपको बताता हूँ। लेक्चर फर्स्ट में अभी आज हम लोग क्या क्या कंप्लीट करेंगे। तो हम जनरल इसमें कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले पावर फैक्टर का कंसेप्ट देखेंगे, पावर फैक्टर समझेंगे होता क्या है, कैसे इसका फॉर्मूला दिया जाता है, और एक्चुअल में इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे इस पे भी लैगिंग होता है पावर फैक्टर, लैगिंग और लीडिंग होता है। उसको समझेंगे कि लैग और लीड क्या चीज है, ठीक है। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि पावर फैक्टर का सा ट्राइंगल बनता है एक, पावर ट्राइंगल, इसको समझेंगे। पावर ट्राइंगल को समझेंगे, इसी से रिलेटेड पावर फैक्टर ट्राइंगल बनेगा, उसको भी हम समझेंगे। तो इससे काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ये पूरा आपका आता है कंसेप्ट के अंदर, कंसेप्ट्स ऑफ पावर फैक्टर के अंदर ये टॉपिक्स आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्या कॉजेस हैं लो पावर फैक्टर के, कॉजेस ऑफ लो पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर के कॉजेस को देखेंगे, क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से पावर फैक्टर लो हो जाता है, और इसके डिसएडवांटेजेस को पढ़ेंगे। डिसएडवांटेजेस, यू कैन से हार्मफुल इफेक्ट भी डिसएडवांटेज से ही रिलेटेड है। तो आज के लेक्चर में इतना ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं आप लोग से कुछ इनपुट लेना चाहूंगा कि आप लोग क्या जानते हैं पावर फैक्टर के बारे में। तो मुझे आप लोग बताइए, क्या समझते हैं आप लोग पावर फैक्टर के बारे में। बताओ आदित्य।
आ रही? हेलो बताओ। अभी आ रही आवाज तुम्हारी। सर। हाँ सर, पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल को बोलते हैं शायद। हाँ, देखो पावर फैक्टर आपका होता है, वेरी गुड। पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, कोसाइन एंगल को बोलते हैं। ये जो फाई होता है ना, फाई इज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट। तो फाई क्या आपका एंगल है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो इसका जो कोसाइन एंगल होता है, कोसाइन फॉर्म होता है इस एंगल का, उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है। अभी हम लोग को मतलब पढ़ क्यों रहे हैं, पावर फैक्टर लो क्यों हो जाता है, इससे क्या दिक्कत होती है, ये सब थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बैकग्राउंड इसका। ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कहाँ पे जनरेट होती है, बताओ। ये होती है जनरेटिंग स्टेशन में जनरेट जनरेटिंग होती है। स्टेशन। ठीक है, लेकिन कैसा जनरेट होता है, एसी जनरेट होता है कि डीसी जनरेट होता है। एसी। यहाँ पे वेरी गुड, एसी जनरेट होता है, एसी सप्लाई जनरेट होती है। अब एसी जनरेट होने के कारण ही यहाँ पे पावर फैक्टर आता है, डीसी में पावर फैक्टर नहीं होता है, ध्यान रखना। एसी में ही पावर फैक्टर का कंसेप्ट आता है। अब इस अल्टरनेटर से जो लोड जुड़े होते हैं, लोड या जो सप्लाई जिस चीज को मिलती है लोड को, तो वो किस टाइप के होते हैं, ज्यादातर लोड हमारे कैसे होते हैं, लैंप हो सकते हैं लोड। ठीक है, इंडक्शन मोटर होते हैं, इंडक्शन मोटर्स, कई टाइप के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए हमें इंडक्शन मोटर्स को रन करना पड़ता है। तो ये सब जो लोड है, ये किस टाइप के लोड होते हैं, इनको हम बोलते हैं लैगिंग लोड। तो लैगिंग का कंसेप्ट क्या होता है, ऐसे लोड जिसमें वोल्टेज क्या कर रहा हो, लीड कर रहा हो, और करंट लैग कर रहा हो। सपोज ये वोल्टेज है और ये करंट का ग्राफ है ना, ऐसे वेक्टर मैंने बनाया। ये फेजर्स है, एक्चुअल में फेजर्स है, करंट फेजर और वोल्टेज फेजर। तो इनके बीच जो एंगल है, इसको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो पहले कौन सा आ रहा है, पहले आ रहा है वी, उसके बाद कौन सा आता है, आई आता है। तो वी क्या कर रहा है, वी आपका लीड कर रहा है करंट को, और करंट क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है वी को। तो करंट के साथ में वी का रिलेशन देखेंगे हमेशा, किसको रेफरेंस मानेंगे, करंट से, है ना। वी को रेफरेंस मान के करंट का पोजीशन देखेंगे। अगर करंट क्या है, लैगिंग है, तो फलाना जो लोड है वो भी क्या हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा। बट अगर करंट लीड करेगा वोल्टेज से, तो लोड भी क्या कहलाएगा, लीडिंग लोड कहलाएगा। तो मोस्ट जो लोड है, बहुत सारे जो मोस्टली जो लोड्स हैं हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, वो क्या है, लैगिंग टाइप के हैं, इंडक्टिव है, इंडक्टिव लोड बोलते हैं इनको, इंडक्टिव लोड है। ठीक है। तो इंडक्टिव लोड होने के कारण यहाँ पे क्या आता है, लैगिंग पावर फैक्टर आता है। क्या आता है, लैगिंग पावर फैक्टर। पावर फैक्टर भी क्या होता है, लैगिंग होता है, क्योंकि करंट भी क्या है, वोल्टेज से लैग करता है। तो जो लो पावर फैक्टर हो रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर होने के कारण इसकी वैल्यू और कम होती है, और कई ऐसे दूसरे मोटर्स भी यूज होते हैं। मोटर्स हो गया, फर्नेस हो गया, जो बड़ी बड़ी जगहों में जहाँ मेन इंडस्ट्रियल वर्क होता है, वहां पे जो मोटर और फर्नेस यूज होते हैं, उन लोड का, उन लोड का जो पावर फैक्टर होता है वो नियर अबाउट 0.2 टू 0.3 होता है, और ये सब लैगिंग होते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। और इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 0.2 से 0.3 होती है, मतलब बहुत ही लो पावर फैक्टर पे रन करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ये पावर फैक्टर लो होता है, लो पावर फैक्टर पे ये लोग रन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या यहाँ पे समझ में आता है कि लो पावर फैक्टर है तो करंट यहाँ पे ज्यादा फ्लो होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट यहाँ पे ज्यादा फ्लो होता है। मैं इसको समझाऊंगा, अभी जस्ट एक इंट्रो बता रहा हूँ। मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है वो हाई होता है, और जब ये मैग्नेटाइजिंग करंट हाई होता है तो जो लॉसेस होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं। कौन सी लॉसेस, जनरेटिंग स्टेशन से
जनरेटिंग स्टेशन से आपका लोड तक जिस सर्किट के थ्रू ये पावर ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, इस सेक्शन में लॉसेस होते हैं। तो ये लॉसेस इन केस ऑफ लो पावर फैक्टर इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है और हमारा जो पावर है वो नॉन इकोनॉमिकल होता है, नॉन इकोनॉमिकल हो जाता है। मतलब वो काफ़ी खर्च होता है उसमें, है ना, और इफिशियंसी भी गिर जाती है। तो इसलिए आपको मतलब अभी स्टडी करने की ज़रूरत है कि कैसे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके रखा जाए और लो पावर फैक्टर को अवॉइड किया जाए। तो पावर फैक्टर का जो कंसेप्ट है, जैसा कि आदित्य ने अभी बताया कि पावर फैक्टर जो होता है वो होता है कोसाइन एंगल ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है। तो एसी सर्किट में जनरली जो फाई एंगल है उसको वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल ही लिया जाता है। और जो देखो अभी जो जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो फाई एंगल है दिस इज बिटवीन, चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। और जो कॉस फाई होगा इसी का कोसाइन फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ओके। अब ये जो पावर फैक्टर है ये दो टाइप से होता है। एक होता है आपका इंडक्टिव पावर फैक्टर, इंडक्टिव या यूं कहें लैगिंग पावर फैक्टर। क्या बोलना चाहिए, लैगिंग पावर फैक्टर। जब आपका लोड कैसा होगा, इंडक्टिव लोड होगा, तो क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर होगा। और जब आपका लोड क्या होगा, कैपेसिटिव लोड होगा, उस टाइम पे आपका लीडिंग पावर फैक्टर होगा, लीडिंग पावर फैक्टर। तो ये दो कंसेप्ट आपको समझ आया। लोड वो चीज होती है जो इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करती है। ठीक है। तो इंडक्टिव भी हो सकता है और कैपेसिटिव भी हो सकता है। अब जो इंडक्टिव लोड होता है इसमें करंट जो होता है लैग करता है वोल्टेज को, और कैपेसिटिव लोड में करंट होता है वो लीड करता है वोल्टेज से। तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आप लोगों को समझा दूं मैं एक ग्राफ से कि मान लो ये क्या है, V है, मतलब आपका वोल्टेज का फेजर है। तो लैगिंग वाले में क्या होगा, ये इसके पीछे रहेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आप देखो तो I जो है वो वोल्टेज से पीछे रहेगा, और इनके बीच जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, पाई एंगल बनेगा। अब अगर आप करंट को रिजॉल्व करो तो करंट दो दो पार्ट में रिजॉल्व होगा आपका। एक जो पार्ट होगा वो होगा आई कॉस फाई, जो कि किसके साथ में होगा, वोल्टेज फेज के साथ में होगा। और एक जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, वो होगा आउट ऑफ फेज ऑफ वी, ये क्या होगा, आई साइन फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो आई साइन फाई है वो क्या करता है, और आई कॉस फाई है वो किस चीज का कंपोनेंट है और वो किस चीज में हेल्प कर रहा है। तो आई कॉस फाई को हम क्या बोलेंगे, वॉटफुल कंपोनेंट बोलते हैं। आई कॉस फाई इज एक्टिव या वॉटफुल कंपोनेंट, वॉटफुल, ठीक है, कंपोनेंट ये कहेंगे। और आई साइन फाई को क्या कहेंगे हम लोग, आई साइन फाई को हम बोलते हैं वॉटलेस या रिएक्टिव, रिएक्टिव या वॉटलेस कंपोनेंट, वॉटलेस कंपोनेंट। क्लियर है यहाँ तक।
तो आई कॉस फाई क्या है आपका, एक्टिव कंपोनेंट है, और आई साइन फाई रिएक्टिव है। यही किस में काम आता है, मैग्नेटाइजिंग के लिए काम आता है, मैग्नेटाइजिंग पर्पस के लिए काम आता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझना है कि जो आई कॉस फाई है वो किसके साथ में इन फेज होता है, इन फेज विथ वोल्टेज, इन फेज विथ वोल्टेज। और आई साइन फाई है वो किसके साथ होता है, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज विथ वोल्टेज, आउट ऑफ फेज विथ वोल्टेज। नोट करते जाइए। अब देखो यहां पे मैंने किसके लिए बताया, इंडक्टिव लोड के लिए। आप ऐसे ही किसके लिए निकाल सकते हो, आप भी निकाल सकते हो किसके लिए बताओ, कैपेसिटिव लोड के लिए। तो कैपेसिटिव लोड में क्या हो सकता है, जो वोल्टेज है उससे क्या करेगा, ये मान लो वोल्टेज है V, तो इससे ऊपर की तरफ रहेगा, मतलब आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देखेंगे तो I V से आगे रहेगा। तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, पाई एंगल बन रहा है। इसी को हम क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर एंगल। और आई फिर से आपका दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। एक कंपोनेंट क्या होगा आई का, आई कॉस फाई होगा, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा आई साइन फाई, जो कि आउट ऑफ फेज है किसका, वोल्टेज से। क्लियर है यहां तक। तो इस तरीके से आपका क्या बनता है, यहाँ पे एक रिलेशन मैंने बताया कि कैसे लैगिंग पावर फैक्टर होता है और कैसे आपका लीडिंग पावर फैक्टर होता है। तो इन दोनों चीज को आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ये लीडिंग पावर फैक्टर होता है और लैगिंग पावर फैक्टर। चलिए एक बार आप लोग रिप्लाई करके बताइए आप लोगों को कितना समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए यहाँ तक। आदित्य समझ आया, कोई डाउट है क्या, बताओ। नहीं सर, समझ आ गया। क्लियर है। अब मेरा एक हाँ क्वेश्चन है सर। यहाँ पे। हाँ आप लोग रिप्लाई करते रहना, तो क्या एक प्रॉपर मुझे लगता है कि हाँ क्लास चल रही है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं ही बस बोल रहा हूँ और कमेंट में देख नहीं सकता, तो आप लोग। नहीं सर, वो फोन का टच खराब हो गया था, पता नहीं टच नहीं हो रहा था। हाँ हाँ, बाकी लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इसमें ना दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने बताया आई कॉस फाई और दूसरा बताया आई साइन फाई। अब जो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है वही पावर फैक्टर को नापता है। रिएक्टिव कंपोनेंट किसको बोलेंगे, आई साइन फाई को। करंट का जो आई साइन फाई होता है रिएक्टिव कंपोनेंट, ठीक है, रिएक्टिव कंपोनेंट यही एक्चुअल में मेजर करता है पावर फैक्टर को। ठीक है, अब मेरे मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपका ये कंपोनेंट आई साइन फाई क्या होगा, कम होगा, जिस कंडीशन में, पहला कंडीशन ले लेते हैं, व्हेन व्हेन आई साइन फाई, आई साइन फाई इज लेस, इज लेस, इसकी वैल्यू क्या होगी जब कम होगी, तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी बताओ, ज्यादा होगी, ऑप्शन है ज्यादा होगी, कम होगी, या एक समान होगी, पहले जैसी होगी। बताइए इसका आंसर कोई बता सकता है। सर पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, मतलब 0.8 0.9 तक चले जाएगा। क्यों चला जाएगा, सर क्योंकि जो जो लैग करता है, मतलब वो वोल्टेज के फेज में आने के लिए, जो करंट रहता है वो वोल्टेज के फेज में आते रहता है, सिमिलर टू वोल्टेज के फेज में आता है, लेकिन तो पूरा इससे पूरा क्या नहीं आ होगा, पाता। उससे क्या होगा, सर कम लैग करेगा करंट। हाँ कम लैग करेगा तो क्या होगा, पावर फैक्टर कैसे बढ़ेगा ये बताओ।
सर कैपेसिटिव एंगल लोड कम लाने हो से। जाएगा, एंगल कम हो जाएगा सर। हाँ देखो आदित्य, आई साइन फाई होता है ना, देखो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, साइन फाई का वैल्यू जब क्या होगा, कम होगा। कम होगा मतलब मान लो 0 डिग्री है, 0 है वैल्यू, तो इसको आप साइन 0 लिख सकते हो ना। तो अगर आप फाई की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 0 डिग्री आएगा। 0 वैल्यू है, 0 वैल्यू पे 0 डिग्री आता है, साइन 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, 0। बट कॉस फाई निकालो इसी का, तो क्या आ जाएगा, कॉस 0 कितना आएगा बताओ आदित्य। मैक्सिमम आएगा सर। 1। 1 आ गया। तो देखो अगर साइन फाई की वैल्यू 0 है तो कॉस फाई क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब साइन फाई एकदम 0 भी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इसकी। तो जितनी कम वैल्यू होती है ना साइन फाई की, उतना ही ज्यादा कॉस फाई होता है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो साइन फाई की वैल्यू जितना कम रखेंगे, जितना कम कर सकते हैं उतना कम करेंगे, तो आपका क्या बढ़ जाएगा, पावर फैक्टर हाई हो जाएगा। ये बात समझ आ रहा है। तो व्हेन हाँ सर। आई साइन फाई इज लेस, कॉस फाई इज मोर, कॉस फाई इज मोर। और अगर कॉस फाई ज्यादा हो गया तो क्या होगा, पावर फैक्टर आपका इंप्रूव हो गया। तो जो इंडक्टिव लोड होते हैं ना, उसमें जो आई साइन फाई का जो वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है। मतलब इंडक्टिव लोड में मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे जो रिएक्टिव करंट की वैल्यू होती है वो भी काफी हाई होती है। तो अब सेकंड क्वेश्चन है मेरा, व्हेन व्हेन आई साइन फाई व्हेन आई साइन फाई इज मोर, या अपन लो हाई से बात करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, इज हाई। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, आई साइन फाई की इज हाई, देन कॉस फाई कैसा होगा बताओ। कॉस फाई विल विल बी, बताओ आंसर बताओ क्या होगा। सर नेगेटिव में चले जाएगा वो। हम्म, कम हो निगेटिव में नहीं जाएगा, कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई साइन फाई जब हाई होगा तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और जब आई साइन फाई की वैल्यू कम होगी मतलब लो होगी, तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, मोर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ से कंसेप्ट। यहाँ पे यही चीज है, पूरे चैप्टर भर में ना अपन इसी पे डिस्कस करेंगे। अगर ये समझ नहीं आया तो कुछ भी समझ नहीं पाओगे, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों हो रहा है उसका भी रीजन मैं बता दिया। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर। अब पावर फैक्टर की वैल्यू को ना कैसे लिखा जाता है, उसका क्या मतलब है वो मैं बताऊंगा आपको। तो पावर फैक्टर को जनरली एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाती है उसमें, जिसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। और उसमें एक टर्म जोड़ दिया जाता है लैगिंग या लीडिंग का। तो आ, इसमें टॉपिक का नाम लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। तो पावर फैक्टर को लिखने का जो तरीका है उसमें क्या होता है, एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। और इसमें एक टर्म जोड़ा जाता है, दो टाइप के टर्म होते हैं, एक होता है आपका लैगिंग और दूसरा यूज करते हैं लीडिंग। तो लैगिंग का मतलब क्या है, लैगिंग मतलब हो गया कि जो करंट है वो लैग कर रहा है किसको, वोल्टेज को। ठीक है, देखो भाई पावर फैक्टर में क्या बोला आपने, ये क्या है, कॉस फाई है, ठीक है ना। तो अभी जो फाई है वो क्या है, फाई क्या बताता है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल बता रहा है ना। अब इसमें भी क्या है, ये एंगल नीचे की तरफ बन रहा है या ऊपर की तरफ, इसको हम कैसे बता सकते हैं, लैगिंग और लीडिंग से। अगर ये जो करंट है नीचे की तरफ है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आप देखो तो पीछे आता है क्या आपका करंट, वोल्टेज से पीछे है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लैगिंग बोलेंगे कि करंट
लैग्स वोल्टेज, करंट लैग्स वोल्टेज, ये कहेंगे। अब लीडिंग का केस देखो, अगर लीडिंग केस में क्या बोल रहे हैं हम लोग कि जो करंट है वो आगे है और वोल्टेज आपका पीछे है। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में देखो तो करंट क्या आपका आगे हो गया, मतलब लीड कर रहा है। तो लीडिंग कब बोलेंगे, जब करंट लीड्स वोल्टेज, तब आप इसको क्या बोलेंगे। अब एग्जांपल बता रहा हूँ पावर फैक्टर लिखने का, जैसे लिखा रहता है 0.5 लैगिंग, क्या लिखा है 0.5 लैगिंग, या 0.8 लीडिंग, इस तरीके से लिखा जाता है। कभी कभी यूनिटी पावर फैक्टर लिखा जाता है, यूनिटी बस लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि cos फाई की वैल्यू क्या है, सीधा सीधा 1 है, ना लैगिंग है ना लीडिंग है, यूनिटी है वो। बट क्या अपन इसको भी लिख सकते हैं, यूनिटी लैगिंग लिख सकते हैं क्या, बताओ। नहीं सर। नहीं सर। क्यों नहीं लिख सकते, यूनिटी लैगिंग या लीडिंग क्यों नहीं लिख सकते। सर यूनिटी का मतलब तो 1 हो जाता है और लैगिंग मतलब 1 से कम और एंगल लीडिंग जीरो मतलब रहेगा, एंगल जीरो रहेगा। देखो ना, एंगल यहाँ जब तक बन रहा था तभी तो लैग और लीड आ रहा था ना, लीड यहाँ हो पे रहा है। लैग और हाँ। लीड कब आ रहा था, जब एंगल बन रहा है। अभी तो एंगल ही नहीं बनेगा ना यूनिटी में, एंगल क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये देखो, ये मान लो आई है, ये वी है, तो इनके बीच एंगल क्या हो गया, फाई, जीरो हो गया। तो यहाँ पे कोई लैग और लीड का कंसेप्ट ही नहीं है ना। अब मैं बोलूं जीरो पावर फैक्टर, तो उसमें हो सकता है लैगिंग और लीडिंग। जीरो जीरो पावर फैक्टर बोलूं, जीरो लैगिंग या जीरो लीडिंग बोलूं तो पॉसिबल है। हाँ सर। क्यों पॉसिबल है बताओ आदित्य। सर 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। वेरी गुड, तो वहां पे एंगल रहेगा, एंगल क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो जब भी एंगल प्रेजेंट है तब लैगिंग और लीडिंग का कंसेप्ट यहाँ पे बनता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। देखो ये सब बेसिक चीजें थी, इसके बिना क्या पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, समझ में नहीं आता, और बाद में हमको भी दिक्कत होती है समझाने में। अब देखो, अगर ये 0.5 लैगिंग ऐसे लिखे हैं, इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, 50% भी लिख सकते हैं, 50% लैगिंग लिख सकते हैं। पावर फैक्टर को परसेंटेज के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे 0.8 लीडिंग लिखा है तो इसको अपन 80% लीडिंग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज के फॉर्म में। तो कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऐसा भी दिखेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा पावर ट्रायंगल के बारे में। पावर ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। पावर ट्रायंगल कोई जानते हो आप लोग इसके बारे में पहले से। हाँ, सर एक्टिव रिएक्टिव और एपरेंट पावर को मतलब अलग अलग इसमें मतलब इन तीनों का ही ट्रायंगल बनता है, उसको पावर ट्रायंगल बोलते हैं। और कोई। देखो, करंट और वोल्टेज के बीच में हमने अभी जो ग्राफ बनाया था वही हम लोग दोबारा बना लेते हैं, तो आप लोग एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो। सबसे पहले तो हमने क्या बनाया, वोल्टेज बनाया, ये क्या बना दिया हमने, वोल्टेज, क्लियर है, वोल्टेज। अब इस पे हमने क्या बनाया था, करंट खींचा था। तो अभी मैं क्या ले लूं आप लोग बताओ, लैगिंग ले लूं कि लीडिंग ले लूं। लैगिंग। चलो लैगिंग ले लेता हूं। तो मान लो मैंने ये ऐसा लैगिंग बना दिया ऐसे करके, ठीक है। और ये क्या हो गया अपना, करंट की वैल्यू हो गई, ये क्या आ गया, करंट की वैल्यू आ गई। अब इनके बीच जो एंगल है ना, एंगल को मैं क्या बता रहा हूँ, फाई है। वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल क्या है, फाई है। अब इसी करंट को अगर मैं चाहूं, ठीक है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं इसको, यहां तक ले लेते हैं। इसी करंट को अगर मैं चाहूं तो मैं इसको दो दो साइड में, दो एक्सिस में इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। इसमें किसे रिजॉल्व कर सकता हूँ, एक तो इन फेज विथ वोल्टेज
और दूसरा आउट ऑफ फेज विथ वोल्टेज। तो जब मैं इन फेज इसको डिफाइन करता हूं तो ये मेरे को ऐसा मिलता है यहां तक इन फेज। तो करंट का कौन सा कंपोनेंट, आई कॉस फाई, मुझे यहाँ पे मिलेगा। और अगर मैं इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ मतलब डाउन साइड में 90 डिग्री पर लेता हूँ वोल्टेज से, तो आउट ऑफ फेज हो जाएगा, ये आपका कंपोनेंट आ जाएगा आई साइन फाई, जिसको हम लोग रिएक्टिव कंपोनेंट भी बोलते हैं, वॉटलेस कंपोनेंट भी कहते हैं। अब इसी को मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं सॉलिड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो देखो ये क्या बन जाएगा अपना आई साइन फाई। क्लियर है, ये आपको मैं पहले भी बताया था। अब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, वोल्टेज का मल्टीप्लाई कर दो तीनों जगह पे। तो जब यहाँ पे आप वोल्टेज का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, वी आई बन जाएगा। यहाँ पे जब वोल्टेज का मल्टीप्लाई करोगे तो वी आई कॉस फाई बन जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, वी आई साइन फाई बन जाएगा। अब इसको नेम कर देते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ओ, यहाँ पे नाम दे देते हैं ए, और ये नाम दे देते हैं बी। तो आपको एक ट्राइंगल अब दिख रहा है, ट्राइंगल ओ ए बी। ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है यही क्या है, पावर ट्राइंगल है। क्यों पावर ट्राइंगल कह रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे सभी क्या बता रहे हैं, पावर को डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप अगर ध्यान दो तो ओ बी से स्टार्ट करते हैं। ओ बी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहाँ पे V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट को। तो ये क्या कहलाएगा आपका अपरेंट पावर। इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट एम्पियर में होगा। किसमें होगा, वोल्ट एम्पियर में होगा, या VA कहते हैं इसको, KVA MVA यही होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपरेंट पावर। लिखते जाओ, अपरेंट पावर, ये आपका हो गया अपरेंट पावर। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे क्या है, ओ ए। तो ओ ए क्या चीज है, देखो बताओ, ओ ए क्या है, वी आई कॉस फाई, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट एम्पियर एक्टिव, वोल्ट एम्पियर एक्टिव कहते हैं इसको, ठीक है। इसको भी नोट करो, वोल्ट एम्पियर एक्टिव, या शॉर्ट में कहें तो वोल्ट एम्पियर एक्टिव, VAA। इसी को हम पढ़ते हैं वॉट, क्या पढ़ते हैं, वॉट पढ़ते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, किस टाइप का पावर बोला जाएगा इसको, कोई बता सकता है, एक्टिव पावर। वेरी गुड, इट इज एक्टिव पावर, यूजफुल पावर। अब नेक्स्ट है OC, सॉरी OC नहीं है, AB है, नेक्स्ट इज AB। तो सेम AB के लिए भी आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कोई बताना चाहे तो बता सकता है। AB बराबर क्या लिखेंगे बताओ, वी आई साइन थीटा, वी आई साइन फाई, यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। वेरी गुड, VAR, ठीक है। अब इस पावर को क्या बोलेंगे, रिएक्टिव पावर। वेरी गुड, रिएक्टिव पावर। तो ये होता है आपका पावर ट्राइंगल, दिस इज योर पावर ट्राइंगल, ठीक है। अब पावर फैक्टर के कैलकुलेशन में इसका यूज कैसे करेंगे वो हमको समझना है। इसका यूज हम पावर फैक्टर के कैलकुलेशन में कैसे कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं इस इमेज को। और पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट्स पावर ट्रायंगल के बारे में। टोटल 6 पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं जो आपको
न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सबसे ज्यादा मदद करेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है यहाँ पे अपेरेंट पावर। एसी सर्किट में दो कंपोनेंट होते हैं अपेरेंट पावर के। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता है सबको। ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है। तो इसका जो कर्ण है वो क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं हम लोग, ओबी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग मतलब एबी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग। अब इसमें वैल्यू रख दो, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर का वैल्यू रखो, क्या है ए बी स्क्वायर वी आई साइन फाई स्क्वायर, वी आई साइन फाई का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर क्या है वी आई कॉस फाई का स्क्वायर। क्लियर है। तो वी आई साइन फाई का स्क्वायर और वी आई कॉस फाई का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो दोनों में से मैं क्या निकाल रहा हूँ, वी आई को निकाल ले रहा हूँ, वी आई स्क्वायर को, और अंदर क्या बच जाएगा साइन फाई का स्क्वायर को लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस फाई का स्क्वायर को लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर फाई। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1। तो आपको क्या मिल गया वी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो अपेरेंट पावर है उसका जो स्क्वायर है, अपेरेंट पावर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। अब इसको डिनोट करते हैं अपेरेंट पावर को कैपिटल एस से, जैसा कि आप सब जानते हैं, और एक्टिव पावर को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिएक्टिव पावर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी आर नहीं क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको चेंज कर लेना, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो उसके बारे में। दूसरा आप क्या नोट कर सकते हो, एस इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये भी आप नोट कर सकते हो। ये भी आपको बहुत ही ज्यादा काम देने वाला है। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे। ये तो पहला हो गया नॉर्मल रिलेशन। सेकंड मैं बता रहा हूँ पावर फैक्टर के बारे में कि पावर फैक्टर आप कैसे इससे निकाल सकते हैं। तो कोई बताएगा कैसे निकलेगा पावर फैक्टर। देखो पावर फैक्टर क्या जानते हो आप लोग, कॉस फाई। तो कॉस फाई कितना आ जाएगा बताओ, कैसे आएगा कॉस फाई, ए अपॉन ए ओ ए अपॉन ओ बी तो ओ ए कितना है बताओ, वी आई कॉस फाई वी आई कॉस फाई बटे ओ बी कितना है वी आई दोनों कट जाएगा तो कॉस फाई आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कॉस फाई बराबर वी आई कॉस फाई को क्या बोलेंगे, क्या है कौन सा पावर, एक्टिव पावर क्यू है। ठीक है तो क्यू लिखेंगे बटे ओ बी क्या है अपेरेंट पावर है एस है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एस लिख सकता हूँ। क्लियर है। अब Q की जगह Q रहने देते हैं, S की जगह S का फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऊपर का पी होगा। ठीक है। थोड़ा सा गलत लिख दिया है यहाँ पे, ये वाला Q नहीं होगा, ये क्या होगा P होगा। Q कौन सा होगा, Q ये वाला होगा, ये रिएक्टिव वाला है। ठीक है। तो इस तरीके से पावर फैक्टर का सेकंड पॉइंट भी क्लियर होता है। अब अगर यूनिट के फॉर्म में लिखने बोलूं, यूनिट के फॉर्म में मतलब मात्रक के रूप में, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, कॉस को कॉस फाई बराबर, जनरली पावर सिस्टम में जो यूनिट होता है ज्यादा होता है। यहाँ पे देखो Q का क्या हो जाएगा
VAR लिखे थे ना हम लोग, VAR इसका यूनिट था, बटे एस का यूनिट किस में रहता था, VA में रहता था, सिर्फ VA वोल्ट एम्पियर में। अब बड़ा यूनिट है मतलब ज्यादा अमाउंट में है, तो हजार के फॉर्म में रहता है, मतलब किलो रहता है सामने में, तो किलो लगा दो ये। तो ये आपका क्या बन गया, मात्रक के फॉर्म में पावर फैक्टर, और इसका पावर ट्रायंगल के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं कि पावर ट्रायंगल से कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ध्यान रखना, पावर ट्रायंगल में जो क्या होता है आपका, आधार होता है, आधार मतलब बेस, जो बेस होता है, आधार होता है ट्रायंगल का, वो आपका एक्टिव पावर होता है, ठीक है। और लंब जो होता है या परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर लंब, ये क्या होगा आपका, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर होगा। और एस जो अपेरेंट पावर होता है, उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे या हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। तो ट्रायंगल में तीन चीज होती है, तो तीनों का रिलेशन आप समझ रहे हो कि क्या है, बेस क्या चीज है, पावर है, और परपेंडिकुलर क्यू है, रिएक्टिव पावर है, और कर्ण पाइप इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स पावर है, अपेरेंट पावर है, ठीक है। अब यहाँ पे लैगिंग का कंसेप्ट समझते हैं, लैगिंग का क्या कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो अगर लैगिंग को हम समझें तो आपको पता है कि लैगिंग में जो करंट होता है वो वोल्टेज से क्या होता है, लैग करता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा तिबारा नहीं बताता, एक बार रहने देते हैं। अब जो करंट होता है वोल्टेज से लैग करता क्यों है, ये इसीलिए करता है क्योंकि इसमें क्या होता है, रिएक्टिव पावर होता है। क्या होता है, रिएक्टिव पावर होता है। अगर रिएक्टिव पावर प्रेजेंट है, थोड़ा सा भी है, तो क्या होगा, लैगिंग होगा, समझ रहे हो। अगर रिएक्टिव पावर की वैल्यू पॉजिटिव है या थोड़ा भी है, तो क्या होगा, लैगिंग होगा, क्लियर है। तो अगर मैं बोलूं कि KVAR को आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, मतलब Q बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, कोई बता सकता है। Q बराबर क्या है, VI साइन फाई है, VI साइन फाई होता है। और VI क्या चीज है यहाँ पे, एक्टिव पावर, नहीं एपरेंट पावर, क्या है, अपेरेंट पावर, S साइन फाई है, तो Q बराबर क्या हो गया आपका, S साइन फाई। अब पावर फैक्टर के फॉर्मूले को देखो, ये वाला कॉस फाई बराबर क्या है, Q बटा S। सर पी बटा होना चाहिए ना, हम्म, पी बटा होगा सर, पी बटा। अच्छा यहाँ पे ये आप होगा वहाँ सुधारे, पर। ये सुधारे नहीं थे क्या, हाँ रुक जाओ मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, डायग्राम में करेक्ट कर दिए थे, इसमें नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, KW, और इसमें हो जाएगा P, वेरी गुड। तो इस Q की जगह भी हम क्या लेंगे, P लेंगे। तो यहाँ पे क्या मिला, P। अब cos फाई बराबर P बटा S है, तो S बराबर क्या हो सकता है, S बराबर इसी से बताओ, ये अपन cos फाई। वेरी गुड, P अपॉन cos फाई। अब S का मान यहां से उठाओ और किस में रख दो, क्यों मान लें, इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है। थोड़ा जगह ले लेते हैं नीचे, हाँ रखो, क्या आता है बताओ, Q बराबर P बटे cos फाई इंटू साइन फाई। तो क्या मिला आपको, Q बराबर टेन P पी P10 टेन फाई, थीटा नहीं है, फाई फाई। फाई फाई सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P इंटू टेन फाई। तो Q बराबर क्या समझ में आया आपको, Q बराबर क्या आ सकता है, P टेन फाई। तो ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया पावर फैक्टर से रिलेटेड।
ठीक है। हम्म, चौथा पॉइंट है इसमें कि ये होता है लीडिंग के लिए, दी लीडिंग। तो लीडिंग का कंसेप्ट आपको मैं बता ही चुका हूँ, क्या होता है लीडिंग कंसेप्ट। बताओ एक बार कोई भी। करंट क्या करेगा इसमें, वोल्टेज से लीड कर दिया लीड वोल्टेज। करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारा पावर ट्रायंगल है वो कैसा बन जाएगा, कोई बता सकता है? अभी तक तो हमने लैगिंग का देखा था, लीडिंग या पावर ट्रायंगल कैसा बनेगा, बनवा सकते हो कोई? यस सर। सर ऊपर बनेगा। ऊपर तरफ बनेगा, ऊपर तरफ। ये चलो मैं वोल्टेज ले लेता हूँ ऐसा, ठीक है, ये वोल्टेज ले लिया। अब जो करंट होगा वो कैसा होगा, ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर। ये आई आ गया, ठीक है। और इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक जो कंपोनेंट होगा वो कहाँ पे आएगा, इसके हाई साइड। फेज में आएगा, वोल्टेज के फेज में। वोल्टेज। आई कॉस फाई होगा वो, क्लियर है। और एक परपेंडिकुलर आएगा, वो क्या होगा, आई साइन फाई होगा, जो कि वोल्टेज के साथ आउट ऑफ फेज होगा। तो इसी को मैं सॉलिड लाइन से यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा आई साइन फाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या करेंगे अपन, वोल्टेज का मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा यही स्टेप यूज करना पावर डायग्राम बनाने के लिए। जब एकदम अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर कैसे भी बना सकते हो। तो आई साइन फाई, अब क्या करना है, वोल्टेज का मल्टीप्लाई करना है। तो वी वी और वी, तो अब ये क्या बन गया आपका, परपेंडिकुलर क्या बन गया आपका, वही है, क्यू है पावर, यहाँ पे बेस क्या है, एक्टिव पावर है, और अपेरेंट पावर क्या है आपका, कर्ण है, हाइपोटेनस। और ये एंगल क्या बन गया, फाई। तो अगर आप पुराना वाला देखो और अभी ये वाला देखो, तो दोनों में क्या डिफरेंस नजर आता है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये है डिफरेंस। कोई देख के बता पाएगा क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। ये आपका लैगिंग पावर ट्रायंगल है, ठीक है। और ये क्या है, लीडिंग पावर ट्रायंगल। तो जो लीडिंग पावर ट्रायंगल है और लैगिंग पावर ट्रायंगल है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। क्या है, रिवर्स फॉर्म में है। अगर आप लीडिंग पावर फैक्टर को क्या कर दो, अगर लैगिंग बनाना चाहते हो तो इसको क्या कर दो, आप रिवर्स कर दो, मतलब ये जो पॉइंट है इसको आप कहाँ ले आओ, नीचे ले आओ, तो सेम ऐसा बन जाएगा। और अगर आपके पास लैगिंग पावर फैक्टर या पावर ट्रायंगल है तो क्या करो, इस बी पॉइंट को आप ऊपर ले आओ, तो सेम ऐसा आ जाएगा। इसको ओ और ए ही रहने दो, बस इसे बी लिख लो। तो ये बी पॉइंट का फर्क है, मतलब करंट का फेजर ऊपर आएगा तो ऐसा बन जाएगा, और नीचे जाएगा तो ऐसा बन जाएगा। तो ये चीज को मैं समझाना चाह रहा था यहां से। ठीक है। तो जो लैगिंग पावर फैक्टर होता है वो इंडक्टिव कंपोनेंट के कारण होता है। किसके कारण होता है, इंडक्टिव कंपोनेंट। अगर इंडक्टिव कंपोनेंट ज्यादा है, इंडक्टिव कंपोनेंट बोलना चाहिए या इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलना चाहिए। रिएक्टेंस समझते हैं ना सभी, सबको पता है रिएक्टेंस क्या होता है। अगर ये ज्यादा है किससे, कैपेसिटिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, तब क्या होगा आपका, लैगिंग पावर ट्रायंगल बनेगा। और जब कैपेसिटिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है किससे, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तब कैसा पावर ट्रायंगल बनेगा, लीडिंग पावर ट्रायंगल। मतलब लीडिंग के लिए क्या चाहिए, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, और लैगिंग के लिए क्या चाहिए, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी।
इस तरीके से ज्यादा क्लियर आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो सर। अब मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है इसका, जिसमें ओके पांचवा पॉइंट है कुछ सर्किट, कोई एक सर्किट दिया हुआ है, उसका आपको पावर फैक्टर कैसे निकाल सकते हो वो मैं तरीका बताऊंगा। 3 फॉर्मूले यहाँ पे आपको बताऊंगा। द पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट, पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट, किसी सर्किट का पावर फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हो। तो पहला जो तरीका है वो होता है कॉस फाई। कैसे निकाल सकते हो? कॉस फाई वाले फॉर्मूले से डायरेक्टली आप पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो, जहां पे अगर आपको फाई एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट गिवन दिया हुआ हो। ठीक है। सेकंड क्या तरीका होता है, अगर आपको पावर फैक्टर निकालना है और आपको क्या दिया हुआ है, सर्किट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इम्पीडेंस दिया हुआ है, ये गिवन है, तो अब कैसे निकालोगे आप? डायरेक्ट आर बाई जेड करके। ठीक है। वैसे ही तीसरा कंडीशन है जिसमें आपको पावर की वैल्यूज दी हुई है, या ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि आपको पावर की वैल्यू मिल सकती है। जैसे अगर आपको दिया हुआ है P की वैल्यू दी हुई है और अपरेंट पावर S की वैल्यू दी हुई है, या Q दिया हुआ है, कोई भी तीन में से कोई भी दो दिया हुआ है। ठीक है। 2 इज गिवन, मतलब कोई भी दो गिवन है among 3, मतलब इन तीनों में से कोई भी दो गिवन है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, दैट इज P बाई S। तो ये 3 आपके फॉर्मूले हैं जिससे आप किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर दिए हुए कंडीशंस के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। छठवां जो पॉइंट है कि जो रिएक्टिव पावर है वो ना ही किसी भी सर्किट में कंज्यूम होता है और ना ही कोई यूजफुल वर्क करता है। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो कि द रिएक्टिव पावर Q, द रिएक्टिव पावर is neither consumed in a circuit nor it does any useful work। जो रिएक्टिव पावर है वो ना ही सर्किट में कंज्यूम होता है, मतलब सर्किट के किसी भी एलिमेंट के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, और ना ही कोई यूजफुल वर्क ये करता है। ठीक है। ये सिर्फ क्या करता है, बोथ डायरेक्शन में फ्लो होता है। इट ओनली फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन इन एनी सर्किट। सिर्फ ये क्या होता है, फ्लो होता है बोथ डायरेक्शन में किसी भी सर्किट के। अब जो वॉट मीटर होता है जिससे हम क्या करते हैं, पावर मेजरमेंट करते हैं, वॉट मीटर ये क्या करता है, इट ओनली मेजर्स एक्टिव पावर एंड does not measure reactive power। रिएक्टिव पावर, तो जो वॉट मीटर आप यूज करते हैं पावर मेजरमेंट के लिए, वो रिएक्टिव पावर को मेजर नहीं करता है। ठीक है। चलिए अब मैं एक छोटा सा आपको, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को भी कोई डाउट है तो, या आगे बढ़े।
रिप्लाई करो, किसी को डाउट है तो। सर। नहीं है डाउट? ओके, एक छोटा सा प्रॉब्लम ले रहा हूँ, जैसा आपके न्यूमेरिकल्स में आ सकता है, थोड़ा सा आपको इससे रूबरू करने के लिए जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसका, उसमें कैसा जो पढ़े हैं वो यूज होगा न्यूमेरिकल में, उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, ताकि अच्छे से आप उसको कंसेप्ट को समझ पाओ। एक सर्किट में, किसी एसी सर्किट में, ठीक है, किसकी बात हो रही है? एसी सर्किट की बात हो रही है। जो पावर के रिलेशन है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे अभी, ठीक है ना। तो सपोज करते हैं कि एक सर्किट है जो 10 एम्पियर का करंट किसी वोल्टेज और किसी पावर फैक्टर में ड्रॉ कर रही है। एन एसी सर्किट draws a current of 10 एम्पियर, कितने एम्पियर का? 10 एम्पियर एट अ वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। अगर इस तरीके से कोई आपको स्टेटमेंट आपके पास में है, तो अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, इसको आप लोगों से मुझे सॉल्व करवाना है। पहला, एस की वैल्यू क्या होगी? अपैरेंट पावर की वैल्यू बताइए, कैसे कैलकुलेट करेंगे? बताओ, कोई बता सकते हो? यस। बताइए कैसे होगा? सर पहले एंगल एंगल निकालेंगे, हम्म, मतलब फैक्टर कॉस फाई से फाई का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा। सर ये अपैरेंट 0.8 है जो cos phi की वैल्यू है ये, तो इससे एंगल निकालेंगे पाई की वैल्यू। नहीं नहीं, अपैरेंट पावर का तो फॉर्मूला होता है ना, V इंटू आई है सिर्फ। तो अच्छा सर अपैरेंट फिर पावर के लिए तो सिर्फ वोल्टेज और करंट चाहिए ना। तो वोल्टेज कितना है? 200 है। और करंट कितना है? 10 एम्पियर है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2 किलोवाट। यूनिट क्या होता है अपैरेंट पावर का? वाट में होता है, वोल्ट एम्पीयर। वोल्ट वेरी एम्पियर में गुड। होता किसमें होगा? वोल्ट एम्पियर में। तो देखा, कंसेप्ट सीख गए, बट क्या जब न्यूमेरिकल करते हैं ना तो अपनी छोटी छोटी गलतियां पता चलती हैं, तो और अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वोल्ट एम्पियर। अब 2000 VA है तो क्या लिख सकता हूँ उसको? 2 KVA लिख सकता हूँ। है। यस सर। सेकंड देखते हैं, अगर मुझे इसका क्या निकालना है? एक्टिव पावर निकालना है। क्या निकालना है? एक्टिव पावर। तो वो क्या मैं निकाल सकता हूँ? P। बताओ कैसे निकलेगा? वी आई कॉस फाई। तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, VI cos फाई। अब वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 200। दो करंट की वैल्यू कितनी है? 10 है। 10 पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी है? 0.8। 0.8। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0.8 आ जाएगा। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा बताओ मल्टीप्लाई करके? 1600। सर 1800। 1800 की 1600? 1600 सर। प्लस उसमें 1600। 1600 क्या यूनिट बताओ? वाट। क्या लिख सकता हूँ? 1.6 किलोवाट। 1.6। चलिए अब निकालेंगे हम लोग रिएक्टिव पावर।
तो रिएक्टिव पावर बताओ क्या आ जाएगा फॉर्मूला, वी साइन फाइव। वी आई साइन फाइव आएगा। तो वोल्टेज कितना है 200 है, करंट 10। अब ये साइन फाइव को कैसे लिखोगे आप, कॉस फाइव पता है आपको, तो क्या कॉस फाइव साइन फाइव के बीच कोई संबंध है? देखो आपको पता होगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू 1। वन। तो साइन स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव होगा। अब अगर हम यहाँ से साइन फाइव निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। तो रूट ऑफ 1 माइनस कॉस फाइव का स्क्वायर है तो 0.8 का स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू क्या है 0.8 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 0.6। तो यहां हम रखेंगे 0.6, तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी 1200 यूनिट क्या आएगा वोल्ट VAR रिएक्ट। है ना, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव 1.2 kVAR। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, इस चीज से क्या समझ में आ रहा है कि एक एसी सर्किट है, ध्यान देना अभी यहाँ पे लिख लिए ना सब, अभी लिखना छोड़ दो, देखो पहले कोई एसी सर्किट है, वो अगर 10 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है और वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट है, और पावर फैक्टर का वैल्यू कितना दिया है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग दिया हुआ है, तो उससे हमको क्या समझ में आता है, क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है कि सर्किट 2000 वोल्ट एम्पियर पावर रिसीव करता है। कितना पावर 2000 वोल्ट एम्पियर पावर रिसीव कर रहा है, क्लियर है। और इस 2000 में से वो सिर्फ कितना 1600 वाट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा है, 1600 वाट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा है, और 1200 VAR को वो व्यर्थ कर रहा है, मतलब वेस्ट कर रहा है, उसका कोई भी यूजफुल वर्क नहीं कर पा रहा है। अब ये जो 1200 VAR का जो पावर है, ये जो पावर है ये सर्किट के अंदर और सर्किट से बाहर फ्लो होते रहता है, और ये पीरियोडिकली फ्लो होता है, ये पीरियोडिकली फ्लो होता रहता है, क्लियर है। तो जो रिएक्टिव पावर है, तो ये क्या है, देखो दो तरीके की चीजें होती है ना, एक होता है आपका असेट, असेट समझते हो, और दूसरी होती है लाइबिलिटीज। कोई बता सकता है एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है? नहीं सर। असेट्स मतलब क्या होगा, आपके पास ऐसी चीजें जो आपको फायदा पहुंचाती हैं। जैसे अगर मेरे पास क्या है, कुछ पैसे हैं, कुछ सम ऑफ अमाउंट है, और उसके ऊपर मुझे हर महीने क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मेरा पैसा हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब वो जो पैसे, जो सम ऑफ अमाउंट है जो जमा किया है मैंने, वो मेरे लिए क्या है, असेट है। इसके ऊपर मुझे कोई भी खर्च करना पड़ रहा है क्या, नहीं करना पड़ रहा है। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास एक बाइक है, तो मुझे अगर बाइक में कहीं भी जाना है तो मुझे इसमें क्या करना है, पेट्रोल डलाना पड़ेगा, तो इसमें खर्चा हुआ। इसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी, तो ये भी क्या हुआ, खर्चा हुआ, ठीक है। और मेरे पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल भी खराब हो जाता है, उसको भी बदलना पड़ता है, और मोबाइल में भी रिचार्ज कराना पड़ता है, तो ये सब क्या है, मेरे खर्चे हैं। तो जो भी खर्च है वो सब किस में आते हैं, लाइबिलिटीज में आते हैं, ठीक है। और जिसको हमको निभाना ही पड़ता है, जिम्मेदारी होती है।
और एसेट वो चीज होती है जिनसे हमको फायदा होता है, ठीक है। तो पावर सिस्टम में किसी सर्किट के लिए जो रिएक्टिव पावर होता है ना, ये रिएक्टिव पावर लाइबिलिटीज की तरह होता है। अगर आपको पावर सेंड करना है, इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी है पावर सिस्टम को, तो उसको दोनों पावर देना ही पड़ेगा। सिर्फ एक्टिव पावर नहीं जा सकता, दोनों पावर जाएगा। लेकिन उसमें जो एक्टिव पावर है सिर्फ वही काम का है, और रिएक्टिव पावर उसकी लाइबिलिटी है जिसका कोई यूज नहीं है। और इसी लाइबिलिटी की वजह से आई साइन फाई जो रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट है ये फ्लो होता है। और इसी के फ्लो होने के कारण, इसी एडिशनल करंट के फ्लो होने के कारण ये क्या होता है, एक टाइप का एडिशनल करंट होता है। इसी एडिशनल करंट के फ्लो होने के कारण आपका जो पावर फैक्टर क्या होता है, लो होता है। लो पावर फैक्टर आपको एहसास होता है। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया? हर चीज क्लियरली मेंशन हुआ, सब चीज आपको? यस सर। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करेंगे बोला था इस लेक्चर में? यहीं तक देखा था कि कॉजेस भी हम कवर करने वाले थे। चलो, काफी टाइम हो गया आज के लेक्चर का, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आगे का टॉपिक, ठीक है। आप लोगों को जो भी समझ नहीं आया, अगर डाउट है कुछ, तो मेरे से डायरेक्टली आप लोग पूछ सकते हो। और